आज दिवाली में सब लोग बिजी होंगे, लेकिन नॉलेज भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो भी कंपनी है आपसे स्किल रिक्वायरमेंट करेगी, तो आज आप फ्री में सीख सकते हो। काफ़ी चीज़ें इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा, जो ब्रिक वर्क, एक साइट इंजीनियर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है साइट पे ब्रिक वर्क में, वो आपको बताने वाला हूँ। फिर मैं आपको बताऊंगा जो घर की कंस्ट्रक्शन में गलती की जाती है और वो मिस्टेक छोटी होती है लेकिन बहुत बड़ी बन जाती है, उसमें 5 से 6 मिस्टेक जो आपको ध्यान रखनी है, वो सब चीज़ें बताऊँगा। फिर मैं आपको बताने वाला हूं जो ब्रिक की क्वांटिटी आपको निकालनी है, कैसे आप क्वांटिटी निकालोगे वो भी इस वीडियो में सीखोगे। फिर सेकेंडरी जो प्राइमरी बीम के बारे में आपको साइट विजिट करवाने वाला हूं। प्रैक्टिकल, साइट विजिट, थियोरटिकल, सब कुछ फ्री में सीखने वाले हो आज आप, लेकिन कंप्लीट वीडियो देखो। लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा लेना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एज ए साइट इंजीनियर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। ब्रिक वर्क जब भी हो रहा है आपको चेक क्या करना है। सामने जैसे ब्रिक आप देख रहे हो, तो इसमें जो मोटार यूज़ हो रही है वो प्रॉपर जो हमें प्रोपोर्शन है 1:4 की बात करें, 1:6 या 1:8, 1 हो गया सीमेंट, 8 4 6 8 हो गया हमारा सैंड, जो सैंड, तो उसकी प्रोपोर्शन प्रॉपर से यूज़ की जा रही है नहीं की जा रही है वो आपको चेक करना है। आपकी जो मोटार यूज़ की जा रही है वो 30 मिनट के अंदर कंज्यूम की जा रही है नहीं की जा रही है वो आपको चेक करना है। और प्रॉपर प्रोपोर्शन, मतलब 1:4 का ही माल बन रहा है कि नहीं, उसका जो बॉक्स रहता है वो आगे मैं दिखाऊंगा कैसा बॉक्स होता है, किससे हम मेजर करते हैं, वो प्रॉपर से यूज़ किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है वो भी आपको चेक करना ही है। फिर हम बात करते हैं जो आप ब्रिक यूज़ कर रहे हो वो प्रॉपर ग्रेड की होनी चाहिए, क्लास A B C कौन सी यूज़ कर रहे हो उसका टेस्ट होना चाहिए, टेस्ट सर्टिफिकेट आपका कि उसकी स्ट्रेंथ आ रही है बराबर 7 से 8 kg/cm² की नहीं आ रही है वो भी चेक करना है। फिर जैसे ही आपका ब्रिक वर्क हो जाए आप प्रॉपर से उसकी क्यूरिंग कर रहे हो नहीं कर रहे हो। देखो क्यूरिंग आपको 7 से 10 दिन उसकी करनी ही करनी है मिनिमम। अगर आप 1:4 का माल कर रहे हो तो आपको 10 दिन आपकी क्यूरिंग उसकी करनी है। टेम्परेचर भले मतलब 5 डिग्री से कम होगा तो आपको क्यूरिंग में काफ़ी गैप दे सकते हो, सुबह और शाम को करो। बाकी 5 डिग्री से अबव 40 डिग्री तक आपका रहता है तो आपको प्रॉपर क्यूरिंग करनी ही करनी है। जैसे मैंने कहा था कि मेजरिंग बॉक्स, तो सामने आप देख रहे हो ये मेजरिंग बॉक्स रहता है, इसकी हेल्प से हम रेशियो डिसाइड करते हैं। अगर इसको भर के हमने एक सीमेंट डाला तो इस रेशियो का हमें उतनी सैंड डालनी है और सैंड की क्वालिटी हमारा हमेशा अच्छी होनी चाहिए, फाइन सैंड होनी चाहिए, उसमें सिल्ट अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। फिर आगे हम बढ़ते हैं। अगली जो बात आपको मैं बताने वाला हूँ, आपको क्या चेक करना है, जहाँ भी आपकी ब्रिक वर्क चल रहा है वहाँ आपको चेक करना है कि जो बॉन्ड मेंशन की है ड्राइंग में कि फ्लेमिश बॉन्ड है, जहाँ इंग्लिश बॉन्ड है, उस बॉन्ड के हिसाब से काम किया जा रहा है कि नहीं। फ्लेमिश बॉन्ड क्या होगी, फ्लेमिश बॉन्ड होगी जैसे आप सामने देख रहे हो, एक हमारा स्ट्रेचर डालेंगे एक हेडर डालेंगे, वो होगी फ्लेमिश। और इंग्लिश बॉन्ड होगी हमारी पूरा एक लेयर हेडर की डालेंगे, दूसरी स्ट्रेचर की डालेंगे, फिर हेडर की डालेंगे, फिर स्ट्रेचर की डालेंगे, वो हो गई हमारी इंग्लिश बॉन्ड। इसको आपको ये चेक करना है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको चेक करनी है वो क्या करनी है कि आपकी जो ब्रिक है उसमें अच्छे से रैकिंग की गई है नहीं की गई है। जैसे ये जॉइंट आप देख रहे हो, ये प्रॉपर से जॉइंट इसमें होना चाहिए कि फ्यूचर में जब प्लास्टर करे तो प्लास्टर निकले नहीं। मतलब इसमें 10 mm आपका माल आना ही चाहिए और अंदर खड्डा कितना होना चाहिए, 15 mm आपका खड्डा होना चाहिए कि बाद में फ्यूचर में अगर हम इस पर प्लास्टर करें तो प्रॉपर से इस पर प्लास्टर चढ़ जाए। ये चीज़ आपको एज ए साइट इंजीनियर ध्यान देनी है जब भी आप काम करवाओ। नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान देनी है, जब भी 9 इंच या 5 इंच की वॉल करवाओ आप, तो ये सामने आप 9 इंच की बॉल देख रहे हो, यहाँ पे आपको बैंड प्रोवाइड करना ही करना है। कंक्रीट का बैंड हम जिसे बोलते हैं, एक बीम बोलो, छोटा सा बीम, 4 इंच की इसकी डेप्थ रहती है और इसमें 8 से लेके 10 mm का सरिया हमें प्रोवाइड करना होता है। 2 सरिया प्रोवाइड करने हैं कि क्रैक्स नहीं आए, बाकी सरिया का इसमें कोई ज़्यादा काम वर्क नहीं रहेगा। तो ये इसलिए प्रोवाइड किए जाते हैं कि फ्यूचर में सेटलमेंट हो तो वो दीवार पे क्रैक्स ना दिखे, इसलिए हम हर 1500 mm पे हमें बैंड प्रोवाइड करना ही करना होता है। और जो हमारी 9 इंच की वॉल है उसमें हमें 2400 पे लिंटल प्रोवाइड करना ही करना है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। जहाँ विंडो हो आपकी, जहाँ आपका डोर हो, वहाँ पे आपको लिंटल प्रोवाइड करना ही करना है और उसमें प्रॉपर ग्रेड आपको M25 से M30 ग्रेड यूज़ करना है और उसको अच्छे से क्यूरिंग करनी है जब भी आप उसको प्रोवाइड करो। एज ए साइट इंजीनियर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान देनी है, जहां आप ये पाइपिंग प्रोवाइड करते हो, पाइपिंग को आपको इस हिसाब से प्रोवाइड करना है कि आपका बीम का सरिया नहीं कटना चाहिए और अंदर उसकी प्रॉपर डेप्थ होनी चाहिए। बाद में अगर आप उस पर प्लास्टर चढ़ाओ तो उसमें क्रैक नहीं है। अगर प्रॉपर डेप्थ नहीं हुई तो उसमें क्रैक आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है हमेशा जब भी आप ये करवाओ। और जो आप ब्रिक वर्क यूज़ करो मतलब जुड़ाई के लिए, ब्रिक वर्क के लिए,
तो वो प्रॉपर उसकी क्यूरिंग होनी चाहिए। ऐसे तो पॉसिबल, ऐसे तो करना होता है कि 24 घंटे हमें उसे पानी में डुबा के रखना होता है, लेकिन वो पॉसिबिलिटी नहीं होती है। लेकिन जब भी आप ब्रिक वर्क स्टार्ट करने से पहले, यूज़ करने से पहले उसको 2 से 3 घंटा अच्छे से पानी मारते रहो कि वो प्रॉपर से पानी सोख ले। अगर वो प्रॉपर से पानी नहीं सोखेगी, क्या होगा, जब आप ब्रिक वर्क करोगे, जो मोटार होगी, मोटार में से वो पानी खींच लेगी और आपकी मोटार वीक पड़ जाएगी, क्रैक उसमें आ जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और सामने जैसे आप मोटार देख रहे हो, इसका इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है और फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर इसके होते हैं। ये चीज़ भी आपको एज ए सिविल इंजीनियर ध्यान रखनी है। फिर नेक्स्ट चीज़, जैसे मैंने क्यूरिंग की बात कर ली, हमारा सब चीज़ों का क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्रैक की तरफ। आपने ब्रिक वर्क जॉइंट्स में क्रैक्स देखे ही होते हैं, तो उसका क्या रीज़न होता है, उससे हम कैसे निजात पा सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ सामने। पहले जो क्रैक होता है हमारा, कॉलम और ब्रिक वर्क में क्रैक कैसे आता है। ये देखो, जहाँ सामने बॉन्ड देख रहे हो, दोनों में बॉन्ड है। तो इसमें क्रैक्स ना आए, इसलिए आपको क्या करनी है, एक तो आपको इनमें प्रॉपर से जब जॉइंट बनाओ, हाकिंग कर लेनी है। हाकिंग क्या होती है वो मैं आप पे आगे दिखाता हूँ। मतलब जब भी आप दोनों में वर्क करने जा रहे हो तो जॉइंट प्रॉपर से होना चाहिए। नहीं जॉइंट हुआ तो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। लेकिन उससे जब भी आप ऐसे में कंक्रीट में करो, उसमें आपको हाकिंग या टाचा कर लेना है। जैसे आप देख रहे हो, खड्डे खड्डे डाल देने हैं बीम में। इस पे प्लास्टर के टाइम भी काम आएगा। जब आप बाउंड बनाओगे ब्रिक का इसके साथ, तो इसमें पहले स्लरी मार दोगे, उसमें कट वगैरह मार दोगे, रफ सरफेस कर दोगे, फिर ब्रिक वर्क करोगे आप, तो इसमें आपको क्रैक देखने को नहीं मिलेगा। और इससे और अच्छे से हम कैसे कर सकते हैं, और अच्छे से हम करेंगे, इसमें जो वायर मेश रहती है, मुर्गा जाली रहती है, जो आपको मैं सामने देख रहे हो आप, ये आपको जॉइंट्स पे लगा देनी है। जहाँ भी जॉइंट्स हो, पाइप्स के जॉइंट्स हो, जहाँ पाइप्स, कंडक्टिव पाइप्स ही उनके ऊपर ये लगाया गया है। तो और जॉइंट्स जहाँ भी दो ब्रिक वर्क और कंक्रीट जुड़ता है, वहाँ पे आपको वायर मैश लगा देनी है और उसको अच्छे से प्लास्टर कर देना है। नेक्स्ट चीज़ आपको देखनी है, जब भी आप ब्रिक वर्क आधा छोड़ो, यहाँ फ्यूचर में काम होने वाला है, तो आपको अल्टरनेट रखनी है। जैसे आप सामने देख रहे हो कि बाद में इसमें जब हम ब्रिक वर्क करें तो इसमें प्रॉपर जॉइंट बने, नहीं प्रॉपर जॉइंट नहीं बनेगा तो वहाँ क्रैक्स क्रिएट हो जाएंगे। एक इस टाइप का रहता है, एक इस टाइप का रहता है कि जहाँ बन चुका है और अंदर जो उसकी पार्टीशन वॉल आने वाली है, तो उसका ब्रिक हम अंदर ऐसे घुसा सकें कि प्रॉपर से उसकी बॉन्ड बन जाए। और इसमें भी आपको प्रॉपर से जब आप ब्रिक प्लास्टर करोगे तो आपको यहाँ भी वायर मैश यूज़ करनी है। तो ये था आज का वीडियो हमारा ब्रिक वर्क पे एज ए साइट इंजीनियर आपको क्या चेक करनी है। बाकी बेसिक डिटेल तो है ही है कि आपको ड्राइंग के हिसाब से काम करवाना है कि ड्राइंग जो मेंशन किया वैसे दीवारें जा रही हैं। जहाँ 9 इंच की वॉल है वहाँ 9 इंच की आ रही है, जहाँ 4 इंच की है वहाँ 4 इंच की आ रही है। ये चीज़ तो आपको देखनी है। बाकी प्लम बॉब जो बेसिक डिटेल है आपको वर्टिकलिटी चेक कर देनी है कि प्रॉपर सीधी दीवार जा रही है नहीं जा रही है, और उसकी अलाइनमेंट चेक करनी है, सीधी दीवार जा रही नहीं जा रही है, उसकी डोरी मार के चेक करनी है। तो ये तो बेसिक डिटेल आपको एज ए सिविल इंजीनियर तो पता ही होंगी। जो बेसिक मेन चीज़ें थी वो मैं आपको पहले मेंशन कर दी। ऐसी कंस्ट्रक्शन करवाओगे तो ज़रूर आपके घर में भी ऐसा ही होगा। तो क्या गलती हुई है यहाँ पे कि ये पूरी स्लैब नीचे गिर गई, या क्या चीजें हुई हैं कि ये नीचे कंक्रीट गिर रहा है। को 5 चीजें ऐसी मैं बताऊंगा, अगर आप ये 5 चीजें इस चीज में ध्यान रखोगे तो आपके घर में ऐसा कभी देखने को नहीं मिलेगा कि आपकी छत में से कंक्रीट नीचे गिर जाए। तो ये काफी बड़ी मिस्टेक है, गलती तो हुई है। किससे गलती हुई है ये घर का ओनर जाने, क्योंकि क्या पता उसने सुपरविजन की है कंस्ट्रक्शन के टाइम, या किसी कॉन्ट्रैक्टर को काम दे दिया है देखा नहीं है, या किसी कंपनी को काम दिया है देखा नहीं है, या खुद काम करवाया देखा नहीं है। तो ये मेन तो सुपरविजन की गलती है कि अच्छे से यूज नहीं किया। बाकी मैंने देखा है लोगों को काफी नॉलेज भी नहीं होता है कंस्ट्रक्शन का, तो ये गड़बड़ हो सकती है। लेकिन 5 चीजें, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, तो आपके घर में ऐसा कभी नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये रीजन क्या हो सकता है। इधर रीजन देखने को मिल रहा है कवर ब्लॉक। मतलब इसमें अगर बाय चांस जो मैश यूज की गई है, जो कंक्रीट जब स्लैब कास्ट की गई होगी, तो इसमें जो सरिया प्रोवाइड किया होगा वो सिंगल जाली होगा, देखने से ही लग रहा है। और उस दौरान क्या हुआ होगा, जब कंक्रीट किया गया होगा तो होता क्या है कंक्रीट जल्दी नीचे जाली के नीचे घुसने की कोशिश करता है और जाली थोड़ी ऊपर हो सकती है। अगर प्रॉपर से उसको कहीं एंकरेज नहीं दी है, जहाँ कहीं बांध के नहीं रखा है जहाँ, तो वो कंक्रीट नीचे घुसता है। और मेरे को लगता है जाली ऊपर रह गई थी, जो स्टील था, और कंक्रीट नीचे था, और वो डेड लोड से ही नीचे गिर गया है। ये भी एक काज हो सकता है। ये मैं आपको काज बता रहा हूँ, क्या रीजन हो सकता है, आपको क्या ध्यान देना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये रीजन हो सकता है। दूसरा, प्रॉपर कवर ब्लॉक नहीं प्रोवाइड किया, तो वो भी कवर ब्लॉक क्या हो गया, हम क्या करते हैं जगह बचाते हैं कि सरिये और कंक्रीट में जगह रहे, मतलब सरिया हमारा कंक्रीट के बीच में रहे।
एक वो भी रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न ऐसे देखने तो नहीं लग रहा है कि ये प्लास्टर गिरा होगा, लेकिन मोस्टली देखा गया है इसकी सीलिंग को ज़्यादा प्लास्टर जब कर दिया जाता है, मैंने कई कई जगह ऐसे भी देखा है 3 से 4 इंच प्लास्टर भी चढ़ाया जाता है कि प्रॉपर एक लेवल में दिखे, कि क्लाइंट को हम दिखा सकें हमने अच्छा काम किया, तब क्लाइंट प्रेजेंट नहीं होगा तो उसकी चोरी छुप के कर दिया जाता है। लेकिन बाद में क्या होता है, कुछ टाइम बाद वो बॉन्ड छूटती है और वो प्लास्टर ही पूरा नीचे गिर जाता है, तो वो केस भी हो सकता है। लेकिन वो ये यहाँ कंक्रीट गिरा है, तो अगला पॉसिबल रीज़न ये है, इधर कैसे कंक्रीट गिरा होगा, जो हमारा स्टील उसमें यूज़ किया गया है वो उसमें रस्ट या क्रोजन हो सकती है कि जो कंक्रीट था उसने प्रॉपर बॉन्ड उसके साथ नहीं बनाई और कुछ टाइम बाद रस्ट ज़्यादा बढ़ी और वो जो कंक्रीट था वो पूरा का पूरा पीस नीचे गिर गया। ये भी हो सकता है कि आपको रस्टेड स्टील कभी यूज़ नहीं करना है। अगली गलती क्या हो सकती है, अगली गलती ये की गई हो सकती है, जो कंक्रीट की मिक्स रेशियो थी M30 या M25 या M20 ग्रेड हमने स्लैब में यूज़ करना था और वहाँ यूज़ कर दिया गया M10 या 15, तो उसमें भी वो रीज़न भी हो सकता है कि आपने प्रॉपर कंक्रीट यूज़ नहीं किया, तो उसका स्ट्रेंथ ही उतना नहीं है कि वो बेयर कर पाए, क्योंकि स्पान भी बड़ा हो सकता है, बीम वहाँ नहीं हो सकता है, तो डेड लोड से ही वो कंक्रीट क्या होगा, नीचे गिर सकता है पूरा। तो वो पॉसिबल रीज़न भी हो सकता है कि इस वजह से ये हुआ हो। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, नेक्स्ट ये है कि जब कंक्रीट किया गया होगा स्लैब का तो उसमें वॉइड्स बच गए होंगे, क्रैक रहे होंगे। एक तो वो इतनी उसकी कैपेसिटी भी नहीं होगी कंक्रीट की कि उसको मिक्स रेशियो अच्छा यूज़ नहीं किया गया होगा, और जो वॉइड्स होंगे वो और ज़्यादा उसको इफेक्ट कर रहा होगा कि पानी थोड़ा बहुत घुसा उस वॉइड्स में से, वो वॉइड बड़े हुए और जो सरिया था अंदर उसको धीरे धीरे क्रोजन लगने लगी। जैसे ही उसको क्रोजन लगी होगी, जो कंक्रीट की बॉन्ड होगी वो एकदम से छूट गई होगी और वो पूरा कंक्रीट नीचे गिर गया होगा, ये हो सकता है। नेक्स्ट चीज क्या हो सकती है, जहां ये जो स्लैब प्रोवाइड की गई होगी वहां पे सिंगल जाली प्रोवाइड किया, ना कोई क्रैंक बार प्रोवाइड किया होगा ना डबल जाली, मतलब सिंगल सरिया प्रोवाइड कर दिया होगा, मतलब 10 और 8 का सरिया प्रोवाइड कर दिया 200 के सेंटर से, तो उधर भी ये चीजें हो सकती है। तो मोस्टली होता भी है, कभी कभी क्या किया जाता है 10-8 का सरिया, 10 का मेन बार, 8 का डिस्ट्रीब्यूशन डाल दिया, स्पेसिंग रख दी 150, 200, 250, 300 भी कर देते हैं कई जगह, वो कर दी और कंक्रीट तो रुक गया, थोड़े टाइम 1-2 साल निकाल दिया, लेकिन उसके बाद वो छोड़ देता है बॉन्ड अपनी और वो गिर जाएगा। तो यही चीज़ें होती हैं, ये गलतियाँ की जाती हैं। तो अभी इस जो कंस्ट्रक्शन में ये हुआ है, इसका हम प्रॉपर से तो मैं आपको नहीं बता सकता जब तक हम वहाँ देखेंगे नहीं, जांचेंगे नहीं, लेकिन फोटो से जो चीज़ें हो सकती हैं वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो अभी अगर आपको बचना है इस चीज़ से तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली चीज़ आपको प्रॉपर कवर ब्लॉक प्रोवाइड करवाना है। स्लैब में हमारा 20 से 25 मतलब 25 mm का कवर ब्लॉक जो होता है, जो सामने आप देख रहे हो, कवर ब्लॉक प्रोवाइड करवाना ही करवाना है, ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, आपको कभी भी रस्टेड स्टील, मतलब जो हाँ रस्ट रख गई हो, करोड़ हो गया हो, रस्ट क्या होती है, जो आप सरिया देखते हो आप हाथ में उसको पकड़ के खींचोगे आपका हाथ पूरा पीला बच जाएगा, वो रस्ट होती है। और रस्ट के साथ कभी भी कंक्रीट जो होता है वो बॉन्ड नहीं बनाता है। और एक चीज़ और गलती होती है, वो होती है शटरिंग ऑयल। तो स्लैब पे जो शटरिंग ऑयल लगता है, तो सरिये पे शटरिंग ऑयल नहीं लगना चाहिए। अगर सरिये पे शटरिंग ऑयल लगा होगा तो कंक्रीट उससे बॉन्ड बनाएगा नहीं, वो गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ भी ध्यान देनी है। अगली चीज़ ध्यान देनी है, जो मिक्स रेशो आपको बनाना है, तो मैं जरूर ये कहूँगा M25 ग्रेड जो होता है, M25 वही ग्रेड आपको मिनिमम स्लैब में यूज़ करना है। उसको प्रॉपर से डिज़ाइन करवा लेना है। डिज़ाइन नहीं तो आप गूगल से भी देखोगे तो आपको नॉमिनल मिक्स उसमें मिल जाएगा, आपका सीमेंट वगैरह उसमें ज़्यादा जाएगा, लेकिन एक अच्छा रिच कंक्रीट बनेगा जो आपकी स्लैब को पकड़ के रखेगा, आपके सरियों को पकड़ के रखेगा और एक अच्छा कंक्रीट बनेगा। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान देनी है। अगली जो चीज़ देनी है, जब भी आप कंक्रीट करो उसमें वाइब्रेटर जरूर यूज़ करो। क्या करते हैं, डंडे से खांच देंगे या पानी वाला माल रख के डाल देंगे, कंक्रीट हो गया, वो चीज़ कभी नहीं करनी है। आपको प्रॉपर वाइब्रेटर यूज़ करना है उसमें। और जो शटरिंग होगा वो आपको पक्की शटरिंग यूज़ करनी है, जो MS प्लेट्स या फट्टे से ही कर रहे हो आपको अच्छे से करनी है। नीचे जो प्रॉप्स रहेंगी उनमें सेटलमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ी भी नीचे बल्ली जो होती हैं हिली या थोड़ी वाइब्रेशन हुई तो वो माइनर से क्रैक दिखेंगे नहीं, लेकिन वो बाद में बड़े बन सकते हैं और फेलियर हो सकता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। और नेक्स्ट चीज़, आपको जो क्रैंक बार होते हैं वो आपको प्रोवाइड करवाने हैं। जहाँ भी आपकी सपोर्ट्स हैं या बड़ा स्पान है, तो पूरा जो मेरे ख्याल में ना, आपको घर एक बार बनता है, घर रोज़ रोज़ नहीं बनता, उसमें लाखों की इन्वेस्टमेंट होती है। तो
तो घर की कंस्ट्रक्शन जब भी करवाओ तो एक स्ट्रक्चर इंजीनियर और एक आर्किटेक्ट से कंसल्टेंट करवा के ही करवाओ, क्योंकि घर की टोटल कंस्ट्रक्शन में से 20 से अगर मैं बात करूं 10 से 20% लगता है, मतलब 10 मैं ज़्यादा बोल रहा हूं अप्रोक्स। अगर हम एग्जांपल लें एक 1000 स्क्वायर फीट का अगर हमारा घर है तो उसमें 20 से 30 हज़ार रुपये आपका लगेगा। एक प्रॉपर डिज़ाइन आपको घर का बन जाएगा, प्रॉपर सरिया कहाँ प्रोवाइड करना है, क्या चीज़ें, ये सब चीज़ें आपको 20 से 30 हज़ार रुपये मिल जाएंगी। क्योंकि पूरी फैमिली, पूरा जो आप घर कमा रहे हो, जो आप अपने लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अच्छे से करो ना भाई। तो उसके लिए आपको 20 से 30 हज़ार खर्चना है। उसमें आपको स्ट्रक्चर डिटेल भी मिल जाएगी, सब डिटेल्स मिल जाएंगी। उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन करवा देते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप घर की कंस्ट्रक्शन करवाओ एक चीज़ जरूर ध्यान देना, जिसको भी कंस्ट्रक्शन दो आप फुल मटेरियल का कॉन्ट्रैक्टर को दे दो, कंपनी को दे दो, किसी को भी दे दो, लेकिन उसमें सुपरविजन फुल रखनी है। सुपरविजन अगर नहीं रखी, क्वालिटी अगर घर के मटेरियल में अच्छी नहीं हुई, काम अच्छा नहीं हुआ, तो ये गलतियां आपको अगेन देखने को मिलेंगी। क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने घर की ब्रिक की क्वांटिटी निकाल सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। इतने से छोटे से पेज में मैंने क्वांटिटी निकाल ली, आपके पास तो बड़ा पेज भी होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ ब्रिक्स। मतलब एक थंब रूल आपको बताने वाला हूं, उसकी हेल्प से आप क्वांटिटी निकाल लोगे कि कितनी ब्रिक आपको लगेगी। तो देखो, आपका 1000 स्क्वायर फीट का है, 2000 स्क्वायर फीट का, जितना भी है, आपको वो प्लान चाहिए। उसके लिए आपके पास प्लान होना चाहिए कि आप बना क्या रहे हो। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारी एक जगह है, 50 फीट वो लंबी है और 20 फीट वो ऐसी है, मतलब टोटल हमारी 1000 स्क्वायर फीट वो जगह है। उसकी बाहर की जो दीवारें हैं वो 9 इंच की है। हमेशा आपको बाहर की दीवारें कितनी रखनी है, 9 इंच की आपकी दीवार होनी चाहिए बाहर की, हमेशा ध्यान रखना, एक टिप भी है। तो ये हो गई। फिर उसमें आपको क्या करना है, आपके जो अंदर की दीवारें होंगी वो कितनी है, हम रख लेते हैं कि हमारी 5 इंच की दीवारें है। ये 8 फुट इधर है, 7 फुट इधर निकली है, 10 फुट ये है और 10 फुट ये है। जो नीचे मैंने पहले स्टार्टिंग में आपको वीडियो दिखाई, स्टार्ट जो वीडियो की थी, उसी की एग्जांपल मैंने ले ली है। बाहर की आगे हमारी 9 इंच की, अंदर की ये आगे। अभी क्या करना है आपको, जो 9 इंच की दीवार है आपकी, वो आपको काउंट कर लेनी है कितनी लंबी दीवार है। मतलब हमारी ये 50 फुट ऐसे है, 20 फुट ऐसे है, फिर 50 ऐसे है, 20 ऐसे है। आपके प्लान में जैसे भी दिखाया होगी कि आपकी कितनी लंबी दीवार है, मतलब बीच में कहीं जगह दरवाजा होगा, यहाँ पे विंडो होगा, वो आपको माइनस कर लेना है। मतलब दरवाजा विंडो नहीं लेना, यहाँ से यहाँ आपको मापी कर लेनी है। हमने ले लिया 50 ऐसी है, 20 ऐसे है, 50 ऐसे, 20 ऐसे, ये हो गया हमारा टोटल। तो इनको टोटल किया तो हमारा आया 140 फीट लंबी हमारी आगे। और हमने मोस्टली हमारे घर की हाइट कितनी रहती है, 10 फीट, 3 मीटर या 10 फीट बोल लो, तो ये लिख दिया 140 टोटल कर लेना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना 10 फीट से, तो हमारा आ गया 140 स्क्वायर फीट हमारी 9 इंच की दीवार हो गई। ये निकाल लिया। फिर हमें क्या करना है, 5 इंच वाली वॉल लेनी है। तो 5 इंच वाली वॉल कौन कौन सी है हमारी, 10 फीट, 10 फीट, 7, 8। तो इसको हम प्लस कर लेते हैं, 10, 10, 7, 8। जितने भी आपकी घर की होगी दीवारें, आपको पता होगा, प्लान में दिया होगा कि आपकी पार्टीशन वाल अंदर की दीवारें ऐसे आने वाली हैं। तो ये हमारा टोटल करके आया 35 इसको। तो इसकी पार्टीशन वॉल की भी हाइट कितनी होने वाली है, 10 फीट। तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया हमने, वो हो गया हमारा 350 स्क्वायर फीट। मतलब दोनों का हो गया हमारा, मतलब ये भी मिल गया हमारे कि 9 इंच की दीवार हमारी होगी 1400 स्क्वायर फीट और 5 इंच की होगी हमारी 350 स्क्वायर फीट। अभी थंब रूल क्या कहता है, थंब रूल कहता है कि जो आपकी 5 इंच वॉल हम करते हैं तो हमारी 1 स्क्वायर फीट में कितनी 4.5 ब्रिक लगती है, और 9 इंच की वॉल में हमारी 9.8 ब्रिक्स लगती हैं। ये कहाँ से, ये थंब रूल कहाँ से क्रिएट हुआ, जो भी पुरानी कंस्ट्रक्शन हुई है, जो हमने वर्क करवाया है, उनकी हेल्प से हमें ये मिला है कि 5 इंच की दीवार में आपको 4.5 ब्रिक लगेंगी, 9 इंच की वॉल में हमें 9.8 लगेगी। ये हो गया, ये आपको थंब रूल पता चल गया। अभी 9 इंच का हमारा आया था कि 1400 स्क्वायर फीट और 5 इंच का आया था 350 स्क्वायर फीट। अभी हम चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। क्या है ये याद रख लिया आपने। अभी आपको क्या करना है, जो 9 इंच की दीवार थी हमारा कितना आया था, 1400 स्क्वायर फीट आया था। कैमरा थोड़ा हिल रहा, सॉरी उसके लिए। और उसमें हमारा थंब रूल क्या था कि 1 स्क्वायर फीट में हमारी 9.8 ब्रिक्स लगती हैं। तो 1400 मल्टीप्लाई बाय 9.8 हमने किया तो हमारा मिल गया, हमें 13,720 ब्रिक्स उसमें लगेंगी। कितना, 13,720 ब्रिक्स उसमें लगेंगी। फिर हमारी जो 5 इंच की दीवार थी वो 350 स्क्वायर फीट आई थी, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 1 स्क्वायर फीट में हमारे लग रही है 4.5, तो 350 आया था। 350 इंटू 4.5 हमने किया तो वो हमारा हो गया 1575 ब्रिक हमारी लग रही है। और टोटल कितनी लगने वाली है हमारी, वो लगेंगी 15,295।
तो मतलब हमने 2 से 3 मिनट में निकाल लिया कि रफ एस्टिमेशन कर लिया कि हमारी कितनी ब्रिक लगने वाली हैं उस घर को बनाने में। तो इसी थंब रूल से आप निकाल सकते हो। 9 इंच के में आपको क्या करना है 9.8 और इसमें क्या करना है आपको 4.5 मल्टीप्लाई कर देना जो भी आपका स्क्वायर फीट आएगा। मतलब आपके पास अगर प्लान होगा तो आप इजीली निकाल लोगे कि आपको घर बनाने में कितनी ब्रिक लगेंगी। आप अगर कॉन्ट्रैक्टर से भी नक्शा बनाते हो या इंजीनियर से या आर्किटेक्ट से तो उसमें आपको प्लान तो दिखा देगा कि बार बार की आपकी 9 इंच की दीवार है, अंदर की 5 इंच की दीवार है। बस आपको दीवारें गिननी है, स्क्वायर फीट गिनना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है और आपका निकल आएगा कि आपको कितनी ब्रिक लगने वाली है। जो साइट इंजीनियर है, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ कि जो हम बीम डाउन करते हैं, काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि जब मैंने वीडियो लाई बीम चेकिंग की या बीम के रिलेटेड काफ़ी वीडियोस थी तो उसमें क्वेश्चन आ रहा था कि सर ये बीम ऐसे लटके क्यों हैं, क्या है क्या नहीं। तो आज उसी पे हमारा वीडियो होने वाला है। इसमें मैं क्लियर करूँगा कि क्यों बीम ऐसे थे। तो इनको क्या किया जाता है, जो हैवी बीम्स रहते हैं उनको ऊंचे में बांधा जाता है, फिर उनको डाउन किया जाता है। तो आज का वीडियो पूरा प्रैक्टिकल वीडियो रहेगा। इसमें आप देखोगे कैसे हम बीम को डाउन करते हैं। एक रिस्की जॉब हम एज ए साइट इंजीनियर जिसे बोल सकते हैं वो रहती है ये। तो वही प्रोसेस आज आप देखने वाले हो कि कैसे बीम को डाउन किया जाता है। फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियोस जो आएंगी उसमें मैं सब बताऊंगा कि फिर स्टील कैसे बांधा जाता है स्लैब का और डाउन के टाइम क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो एक प्रैक्टिकल वीडियो आप रख लो, एक छोटी सी वीडियो रहेगी, कंप्लीट वीडियो देखना, काफ़ी नॉलेज इसमें से भी आपको गेन होगा। तो जैसा सामने देख रहे हो बीम डाउन हो चुके हैं। तो अभी आगे प्रोसेस किया जाता है स्लैब का स्टील बाइंडिंग का। उस पर भी जल्द वीडियो आएगी कि कैसे करते हैं 2 वे स्लैब 1 वे स्लैब और उसको चेक कैसे करते हैं, सब चीज़ें आएंगी। तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। ऐसी प्रैक्टिकल वीडियोस आपको इस चैनल पे डेली मिलती रहेंगी।